हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था बेसिक आइडिया ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना सॉल्यूशन का, और जिसका हमने बताया था आपको बहुत ज़्यादा यूज है इस वाले टॉपिक में। ठीक है, यानी अभी हम जो बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक, उसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन हम उनको कहते हैं जिसमें क्या हो, जब हम किसी सॉलिड को सॉल्यूट में डिसॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूट सॉल्यूट में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये कौन बताता है? ये हमको बताता है सॉल्युबिलिटी। तो हम बोल सकते हैं क्या होता है सॉल्युबिलिटी? इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in a given amount of solvent at specific temperature। यानी एक सॉल्वेंट जो होता है जिसमें हम सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो हम कितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी एक चम्मच अगर नमक पानी में डिसॉल्व हो रहा है, फिर 2 चम्मच, 3 चम्मच, 10 चम्मच, 15 चम्मच, तो जितना मैक्सिमम चम्मच हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं पानी में, वही क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। मान लो अगर हम एक एग्जांपल लें, तो हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। मान लो एक सॉल्वेंट है, दोनों सॉल्वेंट क्या है, अलग अलग है। ये सॉल्वेंट अलग है, ये सॉल्वेंट अलग है, ठीक है। यानी लेट्स से ये अल्कोहल है और ये वाटर है, एग्जाम्पल के लिए। और दोनों में हम नमक डाल लें, ठीक है। दोनों में क्या डाल लें, सॉल्यूट, जो कि है सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें जो है 3 टेबल स्पून सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व हो रहा है, और इसमें 5 चम्मच हो रहा है, 5 स्पून, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, क्या लगता है आपको? कौन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट को अपने अंदर डिजॉल्व कर ले रहा है? अल्कोहल। मतलब ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया है, मतलब ये तो जैसे रफ आइडिया हमने लेना, जनरल एग्जांपल। सो ये कौन डिजॉल्व करता है ज्यादा, ये बाद में बात करेंगे। बेसिकली अभी हम एग्जांपल लें, तो लेट्स से ये अल्कोहल नहीं, चलो कोई सॉल्वेंट एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो कौन अपने अंदर ज्यादा सॉल्ट को डिजॉल्व कर रहा है? वो सेकंड सॉल्यूशन है, जो कि है सॉल्वेंट एक्स। सॉल्वेंट एक्स की जो है सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट वाई, ठीक है। तो यही होता है सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, हमने लिखा है एक्स स्पेसिफिक टेम्परेचर, क्योंकि मान लो अगर एग्जांपल ले लें, अगेन वही वाला, तो हमारे पास आपकी बार फिर से वही 2 सॉल्यूशन है, और आपकी बार हम टेम्परेचर का रखे हैं लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका हमने टेम्परेचर रखा है लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो कंपेरेटिवली कौन ज्यादा गर्म है? कंपेरेटिवली ये ज्यादा गर्म है, इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है। तो एक्स ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नमक डालेंगे और यहाँ पे नमक डालेंगे, लेट्स से चीनी डालेंगे, शुगर, तो क्या लगता है आपको, जो चीनी है वो किसमें जल्दी डिजोल्व होगी, गर्म पानी में या ठंडे पानी में? तो हमको पता है गर्म पानी में, अगर हम गर्म पानी में चीनी मिलाएंगे और ठंडे पानी में चीनी मिलाएंगे, तो गर्म पानी में जल्दी चीनी डिजोल्व हो जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, लेट्स से अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे थे, तो ये 3 स्पून सॉल्ट को अपने अंदर डिजोल्व कर रहा था और ये 2 कर रहा था, जब दोनों सेम टेम्परेचर पे थे। मगर से टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो आपकी बार ये 4 करने लगा है, ठीक है। तो किसी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, इसकी। मगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी थी, सॉल्यूशन वाई की। क्यों? क्योंकि ये 3 कर रहा था और ये 2 कर रहा था, मगर टेम्परेचर बढ़ाने से देखो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो क्या वो सही कंपेरिजन है? नहीं, गलत है। तो हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। तो अगर हमको कंपेयर करना है किसी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो हमको एक ही टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा है एक्स स्पेसिफिक टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे सॉल्युबिलिटी कम या ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। यहाँ बात हो रही है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना ज्यादा हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो इसके बाद बात आती है क्रिस्टलाइजेशन। ये सब बेसिक टर्म्स है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी से रिलेट करती है, तो समझना जरूरी है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो देखो, मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाला, डिजोल्व हो गई, 2 चम्मच डाला, डिजोल्व हो गई, 3 चम्मच डाला, करते करते 10 चम्मच डाला और चीनी उसमें डिजोल्व हो गई। फिर हम जब 11वां चम्मच डाल रहे हैं, 11th स्पून, तब क्या हो रहा है, वो उसमें डिजोल्व नहीं हो रही, वो नीचे जाके बैठ गई ऐसे, ठीक है। क्योंकि एक लिमिट होती है ना, जब तक वो डिजोल्व कर सकते हैं अपने अंदर। ऐसा तो है नहीं कि आप 1 चम्मच पानी लेंगे, उसके अंदर 1 किलो चीनी मिलाएंगे तो वो घुल जाएगी, नहीं घुलेगी ना। तो एक हमारे पास अमाउंट होता है जिसमें वो घोल सकती है। यानी मान लो 1 गिलास पानी जो है वो 10 चम्मच चीनी को घोल सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो 11 चम्मच डाला हमने, तो वो क्या हो गया, उसमें चीनी नीचे आके बैठ गई। फिर अगर हम फर्दर उसको डिजोल्व करने की कोशिश करें, उसको चम्मच से हम घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, ये चीनी जो है पानी के अंदर घुलेगी, और जो पानी के अंदर डिजोल्व चीनी है वो क्या होगी, वापस से निकलना शुरू हो जाएगी पानी के अंदर से, ठीक है। और ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो
डिजोल्व शुगर या डिजोल्व सोल्यूट है वो पानी के अंदर से, सॉल्वेंट के अंदर से वापस से आके और नीचे सेटल कर जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो इट इज द प्रोसेस इन विच डिजोल्व solute from the solution on further addition of solute starting to undissolved is called crystallization। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो चीनी हमने मिलाया है, जो हमने सॉल्यूट मिलाया है, वो जो जितना घुल रहा है उतने वापस से वो घुल के वापस से निकल जा रहा है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच डिसॉल्व सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट स्टार्टिंग टू अनडिसॉल्व इन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे जो चीनी नीचे बन रही है ना, ये क्या है, क्रिस्टल से, किसके, सॉल्यूट के, इसलिए हम प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसी बात आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये सब टर्म्स है जो हम आगे यूज करेंगे, जब हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे वहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए, क्या होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज द सोल्यूशन, इट इज द सोल्यूशन इन विच फर्दर एडिशन ऑफ solute, या ऐसे लिखते हैं, इट इज द सोल्यूशन विच डजंट अलाउ फर्दर एडिशन ऑफ solute टू डिजॉल्व। यानी हम बोल सकते हैं ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें अगर हम और ज़्यादा सोल्यूट डालते रहें तो वो घोलना बंद कर दे। यानी जैसे हमने चीनी लिया था, चम्मच लिया था, तो एक चम्मच चीनी पानी में डाला, वो डिजॉल्व हो रही है, तो क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी डिजॉल्व हो रही है, फिर हमने और चीनी डाला और डिजॉल्व हो रही है, फिर और डाला और डिजॉल्व हो रही है, एंड तब तक डालते रहे जब तक उसमें डिजॉल्व हो रही है। तो जब तक वो चीनी अपने अंदर घोल रहा है पानी, तो वो कैसा सोल्यूशन है, वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। और जिस टाइम वो उसने घोलना अपने अंदर बंद कर दिया, यानी अगर हम आगे से और चीनी डाल दें उसके अंदर, तो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो रही, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इट इज द सोल्यूशन विच डजंट अलाउ फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू डिजॉल्व। यानी ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें अगर हम आगे और चीनी मिलाते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होगी। इसी का उल्टा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इसी का उल्टा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये क्या होता है, इसी का उल्टा, द सोल्यूशन in which we can add more solvent to dissolve is called unsaturated solution। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें अगर हम आगे और डिजॉल्व करते रहें सॉल्यूट तो वो डिजॉल्व होते रहेगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ और सॉल्युबिलिटी के टाइप से, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की डिफरेंट सब्सटेंस की, डिफरेंट सब्सटेंस। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे गैस इन अ लिक्विड, फिर हम बात करेंगे लास्ट में लिक्विड इन अ लिक्विड की, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन अ लिक्विड, यानी सॉलिड को जब हम डिजॉल्व करेंगे किसी लिक्विड में तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखो, अगर हम एक बात करें, हम देखते हैं कि नमक जो है पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। नमक को हम पानी में घोलेंगे तो नमक पानी में घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। चीनी को हम पानी में घोलेंगे, चीनी पानी में इजीली घुल जाती है। मगर वहीं पर अगर हम बात करें ऑयल की, ठीक है, ऑयल को अगर हम पानी में घोलते हैं तो क्या वो डिजॉल्व होता है? नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि द पोलर सॉल्यूट इज easily dissolvable in polar
solvent and non-polar solvent dissolves non-polar solute। ठीक है, इसी को अगर हम आपको बुक की लैंग्वेज में लिखें, बुक में लिखा है जैसे कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज बेयर करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वही एक दूसरे के अंदर रिजॉल्व होते हैं। जैसे समझाते हैं, जैसे हमारे पास H2O है, H2O है, तो H2O पानी होता है। ठीक है, इस तरह अगर हम अल्कोहल की बात करें, जैसे कि हमने अल्कोहल लिया है, ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, जो हम लोग अल्कोहल पीते हैं, जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो जैसे वाटर है, सॉल्ट है, ये सब क्या है, अल्कोहल में डिजोल्व होते हैं। इस तरह वाटर सॉल्ट जो है वाटर में डिजोल्व होता है, मगर ऑयल की बात करें तो ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वो ऊपर ऐसे लेयर बना के रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हम बात करें सॉल्ट की, सॉल्ट क्या होता है, आयनिक, यानी Na+ और Cl-। सॉल्ट ऐसा होता है Na+Cl-। तो ये कैसा है, पोलर सॉल्वेट, पोलर सोल्यूट है कि नॉन पोलर सोल्यूट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें पोल्स हैं, पोल्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या है, पोल्स है। अगर हम बात करें अल्कोहल की, यहाँ पे C2H5 क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके बीच में ना चार्जेस नहीं होते, तो इसमें कोई चार्जेस नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें CC की, यहाँ पे H3, यहाँ यहाँ H3, यहाँ H2, यहाँ OH, मगर यहाँ पे इसमें कौन ऐड है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नेगेटिव बन जाएगा, और ये हल्का सा पॉजिटिव बन जाएगा, एंड सिमिलरली हाइड्रोजन भी पॉजिटिव बन जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, ये आयनिक बन जाएगा, यानी इसमें क्या है, पोलर बन गया। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल में सॉल्ट मिलाते हैं जो कि पोलर है, तो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो यही लिखा है, द पोलर सोल्यूट इज इजीली डिजोल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी अगर हम जिनके ऊपर चार्जेस हैं वैसे सॉल्यूट को डिजोल्व करें, जिनके ऊपर चार्जेस हैं वैसे सॉल्वेंट में, तो डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर यही सेम बात करें हम यहाँ पे सॉल्ट की, यहाँ पे सॉल्ट क्या है, अगेन ये HCl की बात करें, HCl को पानी में अगर डिजोल्व करें तो HCl क्या है, पोलर, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या होता है H+ और Cl-। अगर हाईली पोलैरिटी अगर आपको चेक करना है तो देखो पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट के ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह, जितने भी ये लास्ट के तीन ग्रुप के इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं लास्ट के 3 ग्रुप के, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें क्लोरीन, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ, तो ये क्या करते हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो इनके बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो क्या नेगेटिव आ जाता है, फिर पॉजिटिव आ जाता है। देखो HCl को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है, डाइल्यूट HCl, यानी उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो इसमें पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन लिखा था पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव डिजोल्व हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज है, ये हल्का सा हाइड्रोजन खींचेगा पॉजिटिव चार्ज को, हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है ये हल्का सा खींचेगा नेगेटिव चार्ज को, एंड सिमिलरली सबके साथ ये होता है। देखो यहाँ पे O नेगेटिव है तो किसको खींचेगा, अगर हम बात करें NaCl की, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव खींचेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाती है और ये किसी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो हम बोलना चाहें तो जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें ऑयल्स की, अगर डिजोल्व होना पानी में, ऑयल पानी में क्यों डिजोल्व नहीं होता, तो क्योंकि जो वाटर होता है कैसा होता है, पोलर होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, वहीं हम ऑयल की बात करें तो ऑयल का बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, ऑयल का फॉर्मूला लिखने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत लंबा फॉर्मूला होता है, मगर एक जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C24H32 के आसपास, 32-36 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये किससे बना है, ये प्योर हाइड्रोकार्बन से बनता है। ठीक है, आखिर में एक छोटा सा आयनिक चार्जेस होता है, और उसको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो मेन जो चेन है वो किससे बनी, कार्बन से, मेन कंपाउंड है कार्बन, 24 कार्बन से बना है। ठीक है, और इसके आसपास हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उनके बीच में एक प्योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी इसमें कोई चार्जेस का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचते या धक्का नहीं देते। तो इससे क्या होता है, इनके ऊपर चार्ज एकदम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये कैसे होती है, नॉन पोलर होती है। ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होती है। तो इसको अगर हम डिजोल्व करेंगे पोलर में, यहाँ पे देखो लिखा है पोलर में पोलर होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होता है। तो क्या इसमें डिजोल्व होगा, नहीं, इसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो ये थी पूरी कहानी अबाउट नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इतना याद रखना है कि जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन अगर देखें कि क्या, ये बताओ कि अगर हम HCl को अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे तो होगा, तो HCl क्या होता है, H+Cl- और अल्कोहल में क्या होता है O- और H+। और अगर यहीं पे हम बात करें कोई दूसरा अल्कोहल, जैसे पीने वाले अल्कोहल को छोड़ दें, इथेनॉल को, दूसरा अल्कोहल की बात करें, जैसे आपके पास है कोई ऐसा C32H
67 67, ठीक है, 65 OH। तो क्या इसमें डिजॉल्व होगा नमक या HCl? तो नहीं हो, क्योंकि देखो इसमें जो लार्ज चेन है वो क्या है, नॉन डिजॉल्वेबल है, और एक छोटा सा पार्ट, जैसे अगर इसको बनाए कार्बन तो 1 2 3 4 5 करते 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 32, तो इतनी बड़ी चेन जो है ये कैसी है, नॉन पोलर है, और एक आखिरी में छोटा सा OH है जो क्या है, पोलर। तो क्या इसमें डिजॉल्व होगा? नहीं, तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा जो चेन है, लंबी चेन, वो क्या है, वो है नॉन पोलर। तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, ये नॉन पोलर बन जाएगा। तो अगर हम बात करें ऐसे अल्कोहल की जिसमें हायर अमाउंट ऑफ कार्बन होते हैं, है ना, तो उसमें क्या NaCl डिजॉल्व होगा? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होगा, जो छोटे अल्कोहल होते हैं, जैसे आपका इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब में डिजॉल्व हो जाता है, इसमें 3 4 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से कैसे सॉल्युबिलिटी कम या ज़्यादा होती है। आपको ये तो पता ही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जनरली एक जनरल बात करें, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, मगर इसके पीछे भी कहानी है। तो इसमें क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, डिपेंड्स या फॉलोज ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है, ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल को फॉलो करती है। अब देखो इसमें होता क्या है, ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना, क्लास 11 की। नई आदत बता दे कि जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है A + B, मान लो इसको हम डिजॉल्व करें, ठीक है, ये है हमारे पास सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, इसको डिजॉल्व बनेगा, ये डिजॉल्व बनेगा बन रहा है AB, ठीक है, यानी नमक है, पानी है, जब डिजॉल्व करेंगे तो फर्दर रिएक्शन होगी, ठीक है। अब मान लो ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है। लेट्स सी एग्जांपल ले रहे हैं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है। अगर मान लो A और B मिलेंगे, जैसे मान लो नमक और पानी मिलेंगे तो हीट रिलीज होगी, तो अगर नमक पानी को तोड़ेंगे तो हीट हमको मिलेगी, तो उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। एग्जांपल ये बता रहे हैं, अगर A और B को मिलाएंगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक, वो हीट लेगा और वो रिएक्शन फर्दर होगी। और अगर हम उसको उल्टा करेंगे, A B C अगर A और B अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी रिएक्शन उल्टी जाती है एकदम, है ना, ये तो पता ही है। अगर हम कोई क्रिस्टल को बना रहे हैं, उसको बनाने में क्या करता है, वो हीट देता है हमको, हीट रिलीज करता है। जैसे मान लो Na+ मिला और Cl- मिला, और ये हमारे पास नमक बना NaCl, ठीक है। तो ये जनरली हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करने के बाद अगर इसको हमको तोड़ना है, नमक को वापस Na और Cl बनाना है, तो इसको हमको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो अगर फर्दर रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है, तो मतलब रिवर्स रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इसका उल्टा होता है। जस्ट अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन अगर फर्दर हो रही है, टेम्परेचर कम करेंगे, रिएक्शन कैसी होगी, बैक होगी। अब देखो समझना, ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिएक्शन ट्राइज टू रेजिस्ट एनी चेंजेस इन द सिस्टम। तो ये लॉ ये बोलता है कि जो हमारे पास जो रिएक्शन कोशिश करती है, रेजिस्ट करती है। अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो वो चाहेगी टेम्परेचर कम कर दे, ठीक है। अगर हमने फिर टेम्परेचर कम किया तो चाहेगी टेम्परेचर बढ़ा दे। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन ऐसी होगी कि वो प्रेशर कम कर दे, यानी रिएक्शन अपोज करने की कोशिश करती है ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से। तो मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है, इसमें अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दे नीचे से, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करेगी, टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगी। मान लो यहाँ पे हमने टेम्परेचर, इस रिएक्शन में जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर था, लेट्स से हमारे पास था 30 डिग्री सेल्सियस, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस था। तो अगर हम फर्दर इसी टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ठीक है, तो रिएक्शन चाहेगी वापस से कि हम कितने डिग्री पहुंच जाए, 30 डिग्री सेल्सियस से वापस पहुंच जाए। तो देखो कैसे होगा, ये वो हीट इसमें ज़्यादा हो गई, ठीक है, इसमें ज़्यादा हीट हमने ट्रांसफर कर दी, तो क्या चाहेगी, हीट को कम करना। अब हीट को कम कैसे कर सकती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तो हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो देखो हीट एब्जॉर्ब करेगी, हीट कैसे, कौन सी रिएक्शन एब्जॉर्ब करेगी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडो वर्ड बना है इन से, एक्सो वर्ड बना है एग्जिट से, ठीक है। सो इन मतलब हीट अंदर लेना, एग्जिट मतलब हीट देना। तो अब मान लो अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में होगी, ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड में होगी तो हीट और रिलीज करेगी, और हीट रिलीज करेगी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, 110 डिग्री पहुंच जाएगा। मगर इसको क्या करना है, इस रिएक्शन को करना है हीट कम। तो हीट कम कैसे होगी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगी, वो हीट जितनी भी है सिस्टम में उसको लेगी और हीट को कम करेगी, और ये रिएक्शन आगे फर्दर होगी। तो देखो A और B जब मिलेंगे और हम एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर राइज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो अगर हमने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर बढ़ाया,
तो क्या चाहिए, वो टेम्परेचर कम करना, और टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करिए, वो ए और बी मिलके ए बी बना लेंगे। तो देखो ये हो क्या रहा है, नमक और पानी मिलके नमक पानी बन गया, यानी ये क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ गई। पहले नमक पानी मिल रहे थे, ठीक है, नमक पानी अलग लगते, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो चाहेंगे कि नमक मतलब जो नमक और पानी है यानी सॉलिड और सॉल्वेंट वो चाहेंगे कि हम मिल के हीट ले लें, और ताकि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाए, तो जो सिस्टम से हीट कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम, तो इससे हम ये लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हो ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ा दे तो टेम्परेचर कम करना चाहिए, तो हीट लेके फर्दर आगे रिएक्शन करना चाहिए। देखो अगर इसमें हम हीट दे रहे हैं तो ए और बी चाहेगा कि मिल के वो क्या करे, एंडोथर्मिक यानी हीट को ले ले, इन मतलब हीट को लेना, तो हीट लेगा, तो जब सिस्टम से वो हीट ले रहा है तो सिस्टम की हीट क्या होगी, कम। मान लो अगर एक सिस्टम में 100 डिग्री हीट या 100 किलो जूल की हीट है, तो वो क्या चाहेगा, अगर उससे हम हीट ले लें तो उसमें हीट कम हो जाएगी, तो वही रिएक्शन ही करता है, वो हीट ले लेता है और फर्दर रिएक्शन कर देता है, जिससे हीट क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है सिस्टम की। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन या द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और इसी का उल्टा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, यानी इसका उल्टा, अगर हम टेम्परेचर मान लो अगर एक कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, वो फर्दर जाने में टाइम में आगे फॉरवर्ड में वो एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है। तो मान लो अगर हम हीट ट्रांसफर करेंगे, इसमें हीट सिस्टम की हीट को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, वो हीट को लेने की कोशिश करेगा, तो लेने के लिए क्या करेगा, देखो वो जो ए बी ऑलरेडी कंपाउंड बना हुआ है जो सॉल्युबल है, वो टूट के क्या बन लेगा, ए और बी में, क्यों, एंडोथर्मिक प्रोसीड करेगा वो। अगर मान लो वो ए प्लस बी बन के और सॉल्युबल होगा तो हीट और रिलीज होगी, सिस्टम की हीट और बढ़ती जाएगी, है ना। और लेचेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करती है, वो चेंजेस को अपोज करती है। तो यहाँ पे अगर हमने हीट बढ़ाया, वो चाहेगी हीट को कम ही करना, तो हीट कम करने के लिए क्या करेगी, वो रिएक्शन उल्टा होगी, तो जिससे क्या होगा, फिर जो सॉल्युबल जो उसमें पार्टिकल घुले हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, अनडिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। यही लिखना है यहाँ पे, जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आपके बुक में यही लिखा है सेम स्टेटमेंट, तो आई होप को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तीसरे फैक्टर की, तो वो होता है प्रेशर। प्रेशर तीसरा पॉइंट है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड और लिक्विड में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सॉलिड में अगर कोई हमारे पास क्यूब है, इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जिसका डायमेंशन होता है ना, वो फिक्स होता है, उसको चाहे हम जितना कंप्रेस करने की कोशिश करें वो कंप्रेस होता है नहीं। सेम लिक्विड के साथ होता है, अगर हम चाहें तो उसका शेप चेंज कर सकते हैं। मान लो अगर आप चाहोगे तो उसको दबा के शेप चेंज कर लो उसका, तो शेप चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, मगर उसका अगर आप चाहोगे कि डायमेंशन कम कर दो या फिर कुछ और चेंजेस ला दो तो मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मास सेम रहता है। सॉलिबिलिटी में क्या होता है कि जब आप प्रेशर लगाते हो तो प्रेशर कोई असर होता नहीं सॉलिड में, ना ही तो लिक्विड में। मगर गैस की बात करें तो गैस में हमने देखा है कि जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर लगने की वजह से क्या होता है, लिक्विड जो है उसमें क्या बोलते हैं, सॉलिड जो है उसके मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर है, यानी प्रेशर लगाया, गैस है, पार्टिकल दूर दूर है, ठीक है। इसमें जब हम प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे एक दूसरे के, पास पास आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड बनेंगे। क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है, और गैसेस में बहुत दूर होते हैं। तो मान लो ऐसे पार्टिकल्स इसको हम पास लाएंगे तो क्या ऐसा नहीं बन जाएगा, तो इसमें हम प्रेशर डालेंगे तो ये पार्टिकल पास पास आ जाएगा तो लिक्विड बन जाएगा, है ना। सो अगर हम बात करें गैस की, गैस में क्या होता है, गैस के केसेस में कि प्रेशर से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, मगर लिक्विड और सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम किसकी बात करें, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी सॉलिड को हम लिक्विड में घोल रहे हैं, तो अगर हम उसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड और लिक्विड को प्रेशर में कोई असर नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा सॉलिबिलिटी में। सॉलिड एंड लिक्विड हैव नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility remains
सेम, सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। ये सर किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ गैस में। जब भी हम गैस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इसका असर दिखेगा। इवन अगला टॉपिक ही गैस का है, तो हम गैस के बारे में पढ़ेंगे तो गैस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है प्रेशर बढ़ाने से, मगर हम बात करें लिक्विड या सॉलिड में तो उसमें कोई फर्क नहीं दिखता। ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो इसमें भी अगेन 3 फैक्टर हैं। पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, देखो सिग्निफिकेंटली तो इफेक्ट नहीं करता मगर इफेक्ट करता है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है एज सॉलिड इन अ लिक्विड वाला। ठीक है, तो पोलर या हम डायरेक्टली कहते हैं लाइक्स डिजॉल्व, लाइक्स डिजॉल्व लाइक। ठीक है, इसका एग्जांपल चाहिए तो देखो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, अगर हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी में अगर हम डिजॉल्व कर रहे हैं HCl गैस, ठीक है, और लेट्स से हमारे पास एक दूसरी गैस है O2, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना पानी के अंदर तो उसको हम डिजॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर हम HCl में देखें तो H और Cl, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव है ना, वो दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। H2O में पता है क्या होता है, पोलर लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसमें डिजॉल्व हो जाता है। मगर बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे दोनों तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो यहाँ पे दोनों पे कोई चार्जेस नहीं होता। जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं तो ये हाईली डिजॉल्वेबल नहीं होती, ये इजीली डिजॉल्व नहीं करती पानी के अंदर। वही सेम चीज लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। इसको समझाया है लास्ट में, जितना डिटेल में जाएंगे नहीं इसमें, बस इतना याद रखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे CO2 या फिर अगर हम बात करें HCl गैस की, HCl इज डिजॉल्वेबल इन वाटर बट O2 इज नॉट, मतलब O2 डिजॉल्व कर जाता है मगर उतना सिग्निफिकेंटली डिजॉल्व नहीं करता। ठीक है, उसमें प्रेशर वगैरह का फर्क होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर में कहानी थोड़ी उल्टी आती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम बात करें सॉलिड की लिक्विड में, तो जब हम लिक्विड को मिलाते हैं, अगर हम लिक्विड मिलाते हैं सॉलिड को, नमक वमक को, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, नमक इजीली डिजॉल्व कर जाता है पानी, गर्म पानी में एज कम्पेयर टू ठंडा पानी। मगर एक चीज सोचो, जब पानी बॉईल होता है, पानी बॉईल होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर की बबल्स निकलते हैं। ठीक है, उसके अंदर से गैस स्केप करती है। अगर पानी आप कभी गर्म कर लोगे तो उसमें देखो गैस निकलती रहती है उसके अंदर से, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो गैसेस होती है उसके अंदर डिजॉल्व, वो निकलने लगती है बाहर, वो मतलब उसके बाहर आने लगती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gases in a liquid decreases। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती रहेगी। ठीक है, तो यानी टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी की, यानी सॉल्युबिलिटी जो है सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो सॉल्युबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, या टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब बात करें तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्योंकि हमने देखा था प्रेशर का असर सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता, मगर यहाँ पे बात हो रही गैसेस की, गैसेस की इन द लिक्विड में। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसमें जब कैप बंद रहता है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है ना, उसको टाइट ही इतना सील, जब दबाओगे बोतल को देखो दबती नहीं इजली, जो बोतल आपकी जो पैक सील बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की, तो आप दबाओगे तो दबेगी नहीं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर होता है तो देखो उसके अंदर CO2 डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके अंदर, सोडा के अंदर, वो डिजॉल्व रहती है। जैसे आप ढक्कन खोलते हो तो गैसेस बाहर आ जाती है। इसका मतलब जब हमने प्रेशर में रखा था, उसको हाई प्रेशर में रखा था, तो वो गैस उसके अंदर डिजॉल्व थी, मगर जैसे हमने प्रेशर कम किया, यहाँ से ढक्कन हटाया तो प्रेशर इससे निकल गया सारा, है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, तो यहाँ से गैसेज भी सारी बाहर आ गई, है ना। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility of gases in a liquid increases। ठीक है, solubility जो होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं। कितना इंक्रीज करती है, अब क्वेश्चन आता है कि कितना इंक्रीज करती है। मान लो ठीक है इंक्रीज करती है, कितना इंक्रीज करती है, यानी अगर हम प्रेशर कितना लगाएं कि वो गैसेस जो है वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये देखो, ये सब के लिए नहीं होता, हर गैस के लिए अलग होता है। जैसे CO2 में कुछ अलग प्रेशर चाहिए होगा डिजॉल्व होने के लिए, है ना, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड में, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कुछ और चाहिए होगा, लेट्स से नाइट्रोजन के कुछ और होगा। तो सारी गैसेस के लिए डिफरेंट होता है ना। मगर एक जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हम निकाल सकते हैं प्रेशर ऑफ गैसेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हेनरीज लॉ।
हेनरीज लॉ, यानी जो प्रेशर है, प्रेशर जो अब यहाँ पे आपने बोला कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब कितना प्रेशर बढ़ाएंगे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो वो प्रेशर निकालना जरूरी है, यानी हमको प्रेशर कितना बढ़ाना है ना, किसी एक गैस के लिए हमको कितना प्रेशर डालना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रेशर निकालना पड़ेगा। वो प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, हेनरीज लॉ से। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेनरीज लॉ जो है, इसे क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो हेनरी लॉ ये बोलता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ a gas in a liquid is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। तो सॉल्यूशन में जो गैस हमने मिलाई है उसका प्रेशर कितना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इस CO2 का प्रेशर कितना होगा, इस सोडा बोतल में CO2 का प्रेशर कितना होगा, ये प्रेशर कितना लगा रही है, ठीक है। तो प्रेशर कितना होगा इसका, इसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हम बोला ना बेसिक्स आइडिया, आपको वो जो वीडियो में था बेसिक आइडिया हमने लिया था, उस बेसिक आइडिया को हम यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि हमको प्रेशर निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता हो, तो मोल फ्रैक्शन पता होगा तभी प्रेशर निकाल पाएंगे। जहाँ पे अगर हमको CO2 का प्रेशर निकालना है, तो ये बोल रहे हैं हेनरीज लॉ कि वो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, मोल फ्रैक्शन के। तो लिख सकते हैं प्रेशर जो होता है गैस का, लेट से प्रेशर 1, गैस कोई 1 है और 2 है, लेट इसमें दो गैसेस हैं, एक है CO2 और एक है N2, ठीक है। तो ये गैस 1 है, ये गैस 2 है, ठीक है। तो जो प्रेशर CO2 का प्रेशर होगा P1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 के काई 1 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा P1 हो जाएगा KH काई 1, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। यहाँ लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू काई 1। तो यहाँ पे काई 1 जो होता है ये मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। यहाँ पे जो KH होता है ये हेनरीज कांस्टेंट होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और जो P1 होता है ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, ठीक है। तो हेनरीज लॉ का ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके आगे हम बात करें, एक सेकंड, तो अगर हम बात करें हेनरीज लॉ कांस्टेंट की, हमने देखा है हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं कि सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू KH काई, ठीक है। तो यहाँ पे KH क्या होता है, KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो होता है ये अगर हम देखें हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो ये क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन, हमने बताया ना आपको, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर पर डिपेंड करता है, यानी सारी गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट KH की वैल्यू होगी। यानी जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो CO2 के लिए अलग होगा, O2 के लिए अलग होगा, CH4 के लिए अलग होगा, यानी जितनी भी गैसेस है सबके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो अगर हम थोड़ी देर के लिए प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं, जहाँ से अगर हम इसको इधर इधर भेजें तो देखो KH क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा P1 बाई काई, है ना। तो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं जब कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या होगा, जब कांस्टेंट का साइन आ जाएगा सब KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई, यानी जैसे जैसे हम KH को बढ़ाएंगे काई क्या होगा, कम होगा, है ना। यानी KH को बढ़ाएंगे तो काई कम होगा, और काई कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग KH, यानी किसी भी गैस के लिए अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसके लिए, कम होगी। यानी किसी गैस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब उसका प्रेशर कम है, इसका मतलब वो कम सॉल्युबल है। अभी हम देखा ना, प्रेशर ज्यादा जो गैसेस कौन सॉल्युबल होगी, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। मगर यहाँ पे अगर हम KH की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट अगर किसी गैस का ज्यादा है तो इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, इसका मतलब उसका प्रेशर कम हो जाएगा, एंड देन रिजल्टिंग इन द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। अब इसके बाद बात करें एप्लीकेशन की, ये क्वेश्चन काफी बार आया भी है, 2014-15 में एक बार हुआ, काफी यानी क्वेश्चन 4-5 साल आया है, ठीक है, अगर पिछले लास्ट 10 साल की बात करें तो। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ये क्वेश्चन 2010 में आया है
क्या क्या एप्लीकेशन होता है, सीधे देख कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, 3 नंबर का था कि 2 नंबर का था, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन होती है हेनरीज लॉ की? पहला होती है कि सोडा बोतल आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर to increase solubility of CO2 in कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये तो पता ही है, अगर हम मान लो सोडा बोतल है हमारे पास, ठीक है, इसमें अगर मान लो हमने जब कंपनी वाले क्या करते हैं, इसको हायर प्रेशर में फिल करते हैं, ठीक है, प्रेशर का इंक्रीज कर देते हैं बोतल का, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली सॉल्युबल रहे। इसका मतलब जब हम इस कोल्ड ड्रिंक को परचेज करें, ठीक है, मार्केट से, जब उस टाइम हायर प्रेशर में रहेगा, जब हम इसको सर्व करेंगे तो उस टाइम क्या हो, इसमें CO2 अच्छे सॉल्युबल हो, ठीक है। दूसरा दूसरा इसका होता है, देखो जो फिशेस होती हैं, फिशेस लिव्स इन कोल्ड वाटर रेदर हॉट water because on increasing temperature solubility of gases, that is oxygen, decreases and it would be difficult for them to survive, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो मछलियां हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं एज कम्पेयर टू गर्म पानी, क्योंकि ठंडे पानी में जो मछलियां हैं, ठीक है, मछलियां ठंडे पानी में, उनको क्या होगा, ठंडे पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, यहाँ पे अगर हम एक और रिलेशन निकालना चाहें तो KH जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, तो प्रेशर कम होगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, हमने डायरेक्टली भी देखा था, है ना, इफेक्ट वाले टॉपिक में। तो वहाँ पे अगर हम सॉल्युबिलिटी को, अगर हम ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑक्सीजन पानी में इजीली डिजॉल्व रहेगी, जब इजीली डिजॉल्व रहेगी तो इसका मतलब क्या है, पानी जो मछली है वो इजीली सांस ले सकती है पानी के अंदर, सांस मतलब रिस्पायर कर सकती है गिल्स के थ्रू, है ना। मगर वही बात करें, टेम्परेचर बढ़ा दे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब सारा ऑक्सीजन निकल गया तो मछली के लिए ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, मछली मर जाएगी, उनके लिए क्या होगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इवन 2 साल आया भी है, ये 2 साल आया है एग्जाम में, सीधे मतलब रीजन पूछा गया है कि वाई इज द सॉल्युबिलिटी, मतलब कैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या होता है सॉल्युबिलिटी कैसे, यानी अगर हम इनडायरेक्टली पूछें तो जो मछलियां हैं वो कोल्ड वाटर में रहना क्यों पसंद करती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, ठीक है। तो ये 2 साल क्वेश्चन आया है इसका, मतलब रिसेंटली 2018 और 2019 में 2 बार क्वेश्चन इसका आया है, क्यों मछलियां कोल्ड वाटर में रहना पसंद करती हैं रेदर देन हॉट वाटर, ठीक है। और तीसरा इसका है कि देखो, एट हायर एल्टीट्यूड द प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, ठीक है, दैट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू dissolve या make it difficult for oxygen to dissolve in our blood, thereby creating deficiency of oxygen, है ना। तो क्या होता है, जब हम देखते हैं कि अगर हम पहाड़ में ऊपर हायर एल्टीट्यूड में पहाड़ में, तो देखो जितना हम नीचे जाते हैं अर्थ से उतना एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर बढ़ते रहते हैं। मान लो जैसे अर्थ है, लेट्स से कई जगह है,
जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो सिर्फ कुछ लेयर मतलब कुछ किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर है। मान लो अगर हम पहाड़ पे जैसे ये पहाड़ पे, ठीक है, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर का जो साइज है यानी एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है। एटमॉस्फेयर की ऊंचाई कम हो जाती है तो ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज़्यादा लगती नहीं उस पर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर इतनी है, ठीक है, और यहाँ पे देखो यही सेम एटमॉस्फेयर का हाइट इतना है, ठीक है। अब देखो जो गैसेस है वो क्या है, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, उनका वेट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, तो नीचे तक प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, है ना। नीचे तक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होगा। अगर जब भाई बात करें यहाँ इस लेवल पे, तो इस लेवल पे देखो ऊपर हल्का सा देखो इतना सही सिर्फ क्या है एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। अगर हम देखिए कंपेयर करें इसको तो यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। जब हाई एल्टीट्यूड में आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारे क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का क्या होता है, कम होता है, बिकॉज उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का लेवल कम है। जब प्रेशर कम होता है तो उसी वजह से क्या होता है, उसी वजह से ऑक्सीजन जो है उसका प्रेशर कम होगा। तो हमने देखा हेनरी लॉ के हिसाब से कि जब प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्युबल नहीं होगा। तो वहीं अगर हम बात करें ब्लड की हमारे, तो जब हम ऑक्सीजन रिस्पायर करते हैं तो हमारे पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। अगर हम बात करें प्रेशर कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी कम होगी। ये देखा था ना अभी हमने लास्ट में कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रेशर के। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी कम करें, प्रेशर कम करेंगे, सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा रहा है, वो क्या है, वो सॉल्युबल नहीं होगा, खून में वो मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो क्या होगा, उस वजह से हम क्या बोलते हैं जो ऑक्सीजन जो है अपने क्या बोलते हैं सेल्स में इजीली पहुंचा सकते हैं, सेल्स तक नहीं जाएगा, और जिस वजह से हमको क्या होगा, हमको चक्कर आने लगेगा। और इसको बोलते हैं मतलब ये आया साल 2013 में क्वेश्चन आया, 2013 में, साल 2013 में बोर्ड्स में क्वेश्चन आया भी है कि क्या बोलते हैं क्या होता है हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी से। तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन क्यों डिजॉल्व नहीं होती, ऑक्सीजन क्यों नहीं सोल्यूबल होती, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर जो होता है, प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और जब क्या बोलते हैं हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, है ना, हम रिस्पायर नहीं कर पाएंगे। रिस्पायरेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है बॉडी के अंदर तो हम रिस्पायरेशन करते हैं, है ना, यानी एनर्जी लेते हैं। यानी हम लोग एनर्जी हम लोग की बॉडी में नहीं मिलेगी और उसकी वजह से क्या होगा, हमको चक्कर वगैरह आने लगेगा, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन। आप खुद सोचो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कितना इजी टॉपिक लगता है, जैसे लगता है क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर साल 2010 में आया है, 18-19 में आया है, 13 में आया है, यानी लगातार देखो कितने साल आए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। तो जैसे कि क्वेश्चन है आपके बोर्ड में लिखा हुआ, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, साल 2012 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर N2 गैस को हमने पानी के थ्रू पास कराया, जैसे मान लो पानी है, ठीक है, इसमें पाइप डाल के हमने N2 गैस को सप्लाई किया, तो ये हमने पाइप डाला और N2 गैस को सप्लाई किया इससे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बबल के N2 निकल रही है, ठीक है, बबल्स निकल रहा है N2 का, है ना। और 293 केल्विन की बात हो रही है, टेम्परेचर दिया है, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तुमसे बोल रहा है कितने मोल्स जो है, मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है N2 का 1 लीटर पानी में, ठीक है। एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं काई, अगर हमको काई N2 पता चल जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, लेट्स से हम N2 को मान लेते हैं N और वाटर को मान लेते हैं W, तो ठीक है, ये हो जाएगा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन Na प्लस Nb होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर, ठीक है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, नंबर ऑफ मोल्स का ये इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb वाला, ठीक है। तो यहाँ पे A और B को हमने लिख दिया N फॉर नाइट्रोजन और W फॉर वाटर, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स वाटर मिल जाएगा हमको, कैसे पता, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास मोलर मास, यहाँ पे हमको मास दिया है वो पानी का, और मोलर मास हम पानी में पता है H2 का 18 होता है, तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, बेसिकली। मगर बात करें नाइट्रोजन का, तो ना हमको गिवन मास है, गिवन मास दिया नहीं कितना ग्राम नाइट्रोजन है, तो हम निकाल नहीं सकते। मगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ डिवाइड में इसको जब भेजेंगे इंटू में हो जाएगा, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मगर मोल फ्रैक्शन कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हमको हेनरीज लॉ के फॉर्मूले से। हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर जो होता है N2 का वो क्या होगा, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हेनरीज लॉ इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है इफ N2 गैस बबल थ्रू वाटर एट 293, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure of 0.987 बार।
तो N2 कितना प्रेशर एग्जिस्ट करें 0.987 बार, ठीक है। और इसके बाद आगे दिया है एन इज लो कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस कितना दिया 76.48 इंटू 10⁻³ ठीक है। इंटू 10⁻³ क्यों किया क्योंकि यहाँ पे किलो बार में और यहाँ पे सिर्फ बार में, तो हमने दोनों को सेम कर लिया। ये देखो बार में दिया है तो इसको हमको बार में चेंज करना पड़ेगा KH को, तो ये 76.48 किलो बार है ना, 1 किलो कितना होता है 1000, तो उसको हमने इंटू कर दिया 1000 से, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें, देखो 1 2 हम क्या करते हैं 2 पॉइंट तो बढ़ाते हैं, तो जगह 9 8 7 हमने 3 पॉइंट बढ़ा दिया, इसको ऊपर भी कर दिया 10⁻6 इंटू, नीचे भी कर दिया 10⁻6 इंटू, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो तो 10⁻6 इंटू होगा तो 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये जो जगह 76.48 को 5 मान लेते थोड़ी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, या इसको 765, ठीक है। हमने एक पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 10⁻5 बन जाएगा, ठीक है। हमने एक पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, ये 10�5 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पे 987 डिवाइड बाई 765, तो 1 सा 765 माइनस किया तो ये आएगा 5282 और 92, ठीक है, हाँ 222, ठीक है। पॉइंट डाल देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 765 777 7 3 21 9 में शायद 765 इंटू 29, ठीक है, नहीं सॉरी 2 5 to the 10 0 1 कैरी 6 to the 12 13 3 1 कैरी 14 15, और अगर हम 765 को करें मल्टीप्लाई 3 से तो देगा 5 से 15 5 1 कैरी 6 18 19 1 कैरी 7 21 22 2 19, देखो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये करेंगे 2 ज़ा कितना हो जाएगा 1530 माइनस किया ये 0, ये 12 में से 3 गया 9, उसके बाद ये हो जाएगा 11 5 में से 11 गया 6 यानी 0 690, ठीक है। अगर पॉइंट डालें तो 0 बन जाएगा, तो ये लगभग आएगा अगर हम 765 को करें इंटू 8 से 765 8 से 8 5 40 0 4 कैरी 48 2 5 कैरी 8 5 6 26 सॉरी 72 56 64 68 6820, हाँ लगभग 1.28 आएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 1.28 आएगा, जाएगा 1.28 है ना, इंटू अभी 10⁻5 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पे 10⁻+5 है, डिवाइड में ऊपर जब इसको ले जाएंगे तो ये -5 बन जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 1.28, ये आ गया हमारे पास क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ से हमने निकाले मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो हमको ये मिल गया है। अब एक चीज़ देखो हमने एज्यूम किया, एज्यूम या देखो हमको पता है वी नो कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसमें है मिली मोल में, और यहाँ पानी का कितना दिया मास 1 लीटर, यानी बहुत ज़्यादा मोल फ्रैक्शन निकलेगा। वो हम वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाले साइड में, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, याद ही होगा, ठीक है। तो गिवन मास मोल फ्रैक्शन का देखो अब यहाँ मास नहीं दिया, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो अगर हम साइड में निकाल लें देखो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से देखो डेंसिटी वॉल्यूम से इंटू जाएगा डेंसिटी, डिवाइड में हो जाएगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा मास। अब जो डेंसिटी होती है वाटर की 1 होती है 1 kg/लीटर, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी जो होती है 1 kg/लीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर करें तो ये 1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, इसे चेंज करेंगे अगर हम मिलीलीटर में जाएगा 1000, ठीक है 1000 हो जाएगा ये। इसको हम एक काम करते हैं, देखो हम बता रहे हैं 1 लीटर है, इसको हम चेंज कर देंगे मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर हो गया, ठीक है। और हमको अगर मिलीलीटर को चेंज करना होता है, अगर हम डेंसिटी बात करें मिलीलीटर से, तो 1 मिलीलीटर पर ग्राम जो होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी होती है किसकी वाटर की। यहाँ से अगर हम देखें देखो डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू डेंसिटी आपको याद रखनी है, ठीक है 1 ग्राम पर मिलीलीटर याद करनी है, और वॉल्यूम कितना दिया है 1000 ml हो जाएगा मास। देखो डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम दिया 1000 ml, ये हो जाएगा मास। यहाँ से मिलीलीटर मीटर कट जाएगा और ये हो जाएगा 1000 इंटू मास हो जाएगा 1000 इंटू 1 1000 और यूनिट ग्राम, तो कितना गया 1000 ग्राम, तो मास कितना है 1000 ग्राम। तो याद रखना एक चीज़ कि वाटर की जनरल डेंसिटी 1 होती है, तो जितना वॉल्यूम दिया है उसी को चेंज कर लेंगे मास में, ठीक है। समझ में कैसे हुआ, देखो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स वाटर निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है वाटर सॉरी मोलर मास जो होता है वाटर का होता है H2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 2 16 18, तो इसको हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 18 5 90 माइनस करेंगे 10 आएगा, एक 0 होता जाएगा 18 5 अगेन 90 तो 55.55 के आसपास आएगा 55.55
5 के आसपास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है 55.5 मोल है ना, इतना। और N2 को किसमें निकालने के लिए दिया है, मिली मोल्स में। ठीक है, यानी से बहुत छोटा होगा। अगर हम पानी के मोल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन के मोल्स। तो हम कर सकते हैं वी नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है ये काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें, यहाँ पे अगर देखो काइन कितना निकाले भी हम लोग, काइन निकाले 1.28 इंटू 10⁻⁻5 किसी बार आप लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को निकालना है। ठीक है, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नाइट्रोजन, तो वाटर कितना निकाले 55.55 है ना, इंटू वाटर नाइट्रोजन, देखो सॉरी प्लस नाइट्रोजन। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितना होगा, मिली मोल्स में आ रहा है, यानी कुछ ऐसा आएगा 6.5 या जो भी आएगा 65 × 10⁻³ -4 है ना। तो इसमें प्लस करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो 55.55 में अगर हम प्लस कर रहे हैं 0.000045 है ना, तो लमसम कितना रहेगा, इतने रहेगा 55,004 के आसपास ना। तो अगर हम ऐड करें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, इसको इग्नोर कर दें। तो इसलिए हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N को हम इग्नोर कर दिया। ठीक है, न मानने लगा वो 0, ठीक, इग्नोर कर दिया। वैसे यहाँ पे तो रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमको निकालना है, इसको हम इग्नोर सिर्फ इसमें करें कि जब हम प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। यहाँ पे तो कुछ प्लस नहीं करें ना, ये तो अकेला है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो अब हम प्लस करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और हमने आके आपको 1 रुपये दे दिया, ठीक है, आपके पास 1 करोड़ रुपए, हमने आके 10 रुपये दे दिया, तो कितना फर्क पड़ा आपके अकाउंट में, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वहीं पे किसी अकाउंट में 0 रुपीज़ है, उसमें अगर हम 10 रुपये दे रहे हैं तो उसमें फर्क पड़ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे, अगर जिसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है उसमें अगर हम ऐड करना छोटा सा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो अकेला है उसमें तो फर्क पड़ेगा। यहाँ डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो जाएगा 1.28 इंटू 55.55 इंटू 10⁻⁻5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा 128 इंटू 55, 128 इंटू 55, 5 8 40, 0 4 कैरी, 10 14 1 कैरी, 5 6 अगेन 6 40 0 4 0, ये आएगा 70, कितना पॉइंट था, एक सेकेंड, 1 2 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा 70.40, क्या जाएगा लगभग नंबर ऑफ मोल्स 70.40 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, मोल्स। अब हमको किसमें पूछा क्वेश्चन में, ऐसा पूछा है मिली मोल्स में। मिली मोल्स कितना होता है 10⁻⁻3, जिसको हम लिखते हैं, देखो 70.40 इंटू 10⁻⁻2 है ना, इंटू 10⁻⁻3 मोल। इसको हमने अलग लिखा है 10⁻⁻4 10⁻⁻2 -3 निकल गया। अब 10⁻³ मोल्स होता है मिली मोल, तो हम लिख देंगे 70, देखो 70.40 इंटू 10⁻⁻2 मिली मोल। ठीक है, इतना भी आंसर काफी है। आप चाहो तो ऐसे भी सकते हो 10⁻⁻2 तो पॉइंट आगे ले जाओगे 2 जगह 0.704 मिली मोल। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी रफ है तो आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप चेक करेंगे तो मेथड यही है। ठीक है, अगर आप एकदम प्योर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो ये था क्वेश्चन हेनरीज लॉ का। सो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो हमने आज कुछ प्रीवियस क्वेश्चन किए और हमने देखा कि सॉलिबिलिटी कैसे डिपेंड होती है, मतलब सॉलिबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड होती है, गैसेस इन अ लिक्विड के लिए और सॉलिड इन अ लिक्विड के लिए। ठीक है, इसके बाद बचा है लिक्विड इन अ लिक्विड के लिए और राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतने रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।